नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और देश का सवाल लेकर मैं हाजिर हूं सचिन। देश एक सवाल पूछ रहा था बहुत दिन से, राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे क्या? राहुल गांधी अमेठी को अपना घर मानते आए हैं। पिछली बार अमेठी से वो चुनाव हार गए थे, लेकिन अमेठी के लोग अब भी उनको बुला रहे थे। अमेठी उनका घर है, लेकिन आज जवाब मिल गया। कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी सीट से सस्पेंस से पर्दा हटा दिया तो पता चला राहुल अमेठी से नहीं लड़ रहे, रायबरेली पहुंच गए अपनी मां की सीट, क्योंकि सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा पहुंच रही। तो आज दोपहर राहुल गांधी ने रायबरेली से पर्चा भी दाखिल किया। आपको पता होगा कि वायनाड में हो चुकी वोटिंग, वायनाड से वो पहले ही लड़ रहे हैं, वहां से सांसद है। नामांकन के वक्त खुद सोनिया गांधी मौजूद थी। राहुल के रायबरेली से लड़ने पर सियासत भी गर्मा गई। उसी वक्त पीएम मोदी ने कहा कि शहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, इसलिए हार के डर से दूसरी सीट ढूंढने आ गए। पहले वो अमेठी से डरकर भाग गए और अब रायबरेली में रास्ता खोज रहे हैं। तो कांग्रेस ने राहुल को सियासत का मचा हुआ खिलाड़ी बताकर रायबरेली से चुनाव लड़ने को सियासी रणनीति बता दिया। अब सवाल यह है, रणनीति है तो अमेठी के लिए भी बन सकती थी। वो कहीं से भी जीत सकते हैं, आपका ही गढ़ है, तो वो अमेठी से जीत जाते। प्रियंका जो कि पूरे तरीके से सेट लग रही थी, तो ऐसा लगा कि मानो प्रियंका की क्या एक तरीके से हम ये कहें कि नहीं, पुत्र मोह में प्रियंका को पीछे रखा गया और रायबरेली के लिए राहुल को उतार दिया गया। तमाम मेहमान हमारे साथ होंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट। पहले शक्ति प्रदर्शन, फिर लाव लश्कर के साथ नामांकन और रायबरेली से राहुल के नामांकन में सोनिया समेत पूरा गांधी परिवार। लेकिन सवाल खड़े हुए कि अमेठी का रण छोड़कर राहुल गांधी ने रायबरेली को क्यों चुना? अमेठी छोड़ रायबरेली से लड़ने के पीछे कोई रणनीति है या फिर हार का डर? राहुल की उम्मीदवारी तय होने के बाद से ही ये सवाल सियासी गलियारे में तैरने लगे। हालांकि इन सवालों का जवाब कांग्रेस की ओर से तो नहीं आया, लेकिन पीएम मोदी ने अपने चित परिचित अंदाज में बता दिया कि अमेठी छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली क्यों गए। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। तो क्या वाकई राहुल अमेठी में स्मृति ईरानी से टक्कर लेने से डर गए? सवाल इसलिए भी क्योंकि कल तक माना जा रहा था कि राहुल अमेठी से ही पर्चा भरेंगे। अमेठी में राहुल के नामांकन की तैयारियां भी पूरी हो गई थी, लेकिन सुबह खेल बदल गया। राहुल गांधी को कांग्रेस ने अमेठी की जगह रायबरेली से सियासी रण में उतारा। वहीं गांधी परिवार की वफादार केएल शर्मा को अमेठी से टिकट मिला और इस ऐलान के बाद ही सियासी गलियारे का तापमान चढ़ने लगा। मेहमानों का स्वागत है। हम लोग अतिथियों के स्वागत में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है। इलेक्शन तो फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आज अंतिम दिन था। आज के बाद इलेक्शन शुरू हो जाएगा। जनता अपने मन में धारणा बना लेती है कि हमारा जो पहले का चुनाव था वो सही था या गलत था। अमेठी से लेकर रायबरेली तक रण भीषण हो चला है। अमेठी में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी से कांग्रेस के केएल शर्मा की टक्कर होगी, तो रायबरेली में
राहुल गांधी को बीजेपी के योद्धा दिनेश प्रताप सिंह टक्कर देंगे, लेकिन वोटिंग से पहले राहुल गांधी को लेकर जुबानी जंग ने सियासी पारे को चढ़ा दिया। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। दोनों चुनाव जीतेंगे बहुत भारी बहुमत से। राहुल गांधी भाग गए, वो कौन है दिखाने वाले? वो यही कहेंगे और क्या कहेंगे, वो खुद घबराई हुई है। रायबरेली से राहुल के रण में उतरने के बाद कांग्रेस विरासत और जिम्मेदारी की बात कर रही है, लेकिन सवाल है कि जिम्मेदारी तो अमेठी के लिए भी थी। ऐसे में राहुल ने अमेठी क्यों छोड़ा? क्या राहुल को हार का डर सताया? और सवाल ये भी है कि डरेंगे और भागेंगे तो लड़ेंगे कैसे और जीतेंगे कैसे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वैसे तमाम जगह हमने देखा है कि खैर कोई ज़रूरी नहीं था कि एक नेता के परिवेश में वो आते हैं। जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे आए, कुर्ते पजामे में नजर आते हैं, बाकायदा कैजुअल तरीके से आए। और राहुल गांधी वरना रायबरेली क्योंकि परंपरागत सीट है 80 से, इंदिरा गांधी से लेकर के सोनिया गांधी से लेकर के, और अब राहुल गांधी को ये लेगेसी सौंपी गई है। लेकिन क्या रायबरेली से इंसाफ किया गया है? सबसे बड़ा सवाल कि अमेठी छोड़कर रायबरेली से क्यों लड़ रहे हैं राहुल? दूसरा, क्या अमेठी में राहुल गांधी को हार का डर सता रहा है? तीसरा, क्या सोनिया गांधी की विरासत संभाल पाएंगे राहुल? चौथा, रायबरेली में राहुल के आने से अब क्या माहौल पूरे यूपी में जो कहा जा रहा था बदल जाएगा क्या? शिवम चावड़ा है हमारे साथ बीजेपी से, पंकज श्रीवास्तव है हमारे साथ जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, नावेद भाई है नावेद सिद्दीकी सपा से, राज बिहारी जी हैं हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ सैयद जवाद हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और सुधीर रावल भी मौजूद हैं। सबसे पहले शिवम, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं। भाई उनकी सीट रही है, इंडिया गठबंधन है, सपा के साथ सपा ने सीट जो है कांग्रेस को दी है, ये उनका प्रोवोकेटिव है। बहन लड़े, भाई लड़े या दोनों लड़े, तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को हार का डर था, इस कारण से वो रायबरेली में आ गए? जो कि पीएम भी कह रहे थे कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो डर गए। क्यों? सचिन भाई, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि प्रोरोगेटिव उनका है, उनको कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना है उनको निर्णय करना है। इसमें किसी और दल का कोई हस्तक्षेप ना होना चाहिए। उनका अपना निजी मानना है कहाँ से लड़ना चाहते हैं। लेकिन एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के तौर पे अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, आपने अमेठी से पिछली बार चुनाव लड़ा, आपको मुक्की खानी पड़ी, कहीं ना कहीं वहां की जनता ने आपको अपना रोष दिखाया, आपको वहां से चुन करके नहीं भेजा आपको संसद में, आप वायनाड से लड़े, वायनाड से आप चुनाव जीते। अब दोबारा आपने हिम्मत ही नहीं करी अमेठी लड़ने के लिए, तो ये सिद्ध करता है कि आप कितने लो ऑन कॉन्फिडेंस है। आप अल्टीमेटली रायबरेली की तरफ जाते हैं और रायबरेली दोबारा चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि आपके साथ परिवार की वो सीट है। मैंने कहा ना कि इस देश के अंदर में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि देश की सो कॉल्ड क्लेम्ड सबसे पुरानी पार्टी जिसको वो क्लेम करते हैं, सबसे बड़ी पार्टी जो वो क्लेम करते हैं, आज उनके नेता को लड़ने के लिए सेफ सीट की आवश्यकता पड़ रही है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। और कहीं ना कहीं हमें, मैंने कहा ना, हमें कोई लेना देना नहीं। आप नहीं सर, सेफ क्यों? जैसे सुप्रिया शिंदे ने लिखा, ट्वीट किया, ये शतरंज की एक चाल भी तो हो सकती है। मतलब सेफ क्यों भाई? वायनाड पिछली बार जीते थे रिकॉर्ड वोटों से, यहाँ पर जो है गांधी परिवार लगातार जीतता आ रहा है, तो ये तो शतरंज की चाल भी तो हो सकती है। भाई आप इसको कौन सी शतरंज की चाल कहेंगे मुझे नहीं पता है, लेकिन आप वास्तव में एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट से भी पूछ लें, खैर आप भी उस बात को एनालाइज कर लेंगे और आपके दिल में भी वही बात होगी जो मेरी जबान पर है कि ये राहुल गांधी जी और गांधी परिवार का डर है कि वो अल्टीमेटली रायबरेली शिफ्ट हुए। अगर इतने ही कॉन्फिडेंट थे तो वापस अमेठी जाना चाहिए था। वहां की जनता के साथ जो उन्होंने इतने वर्षों से सो कॉल्ड, आप कह रहे हैं ना कि आप अमेठी के, आपने तो अमेठी का कितना विकास किया और क्या नहीं किया, लेकिन पिछली बार आपको मुक्की खानी पड़ी। अगर वास्तव में वहां के बाशिंदे थे, वहां के लोगों के प्रति आपका दायित्व बनता था, आप उनको उत्तर देने की जिम्मेदारी रखते थे, तो आपको वास्तव में जाना चाहिए था भाई, वहां चुनाव लड़ना चाहिए था अगर आप इतने कॉन्फिडेंट थे अमेठी को लेकर के। लेकिन आपकी जमीन खिसक गई है,
आपको जमीन आपको सामने में अंधेरा दिखाई दे रहा है। ठीक, और कहीं ना कहीं एक बात ठीक, सत्य है, मैं आपको फिर ठीक। जिम्मेदारी से कह रहा हूँ सचिन भाई, आपको आने वाले समय में वायनाड के अंदर में भी एक अचंभित होने वाला निर्णय दिखने वाला है। नावेद भाई, राहुल नावेद गांधी भाई, जी नावेद वहां भाई, से उठाएंगे नावेद एक भाई, बेहतर ना होता 2 सीटें दोनों कांग्रेस का गढ़ रही है, दोनों कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट अगर सीटें रहती या फिर रह सकती हैं अब भी, आप तो अब यही कहेंगे। और आज जिस तरीके से नॉमिनेशन फाइल किया गया, आई एम सॉरी टू से सर, एक रोड शो के साथ जैसे रायबरेली की जनता से मिला जाता है, अगर राहुल गांधी प्रियंका गांधी दोनों लड़ते तो बेहतर ना होता इंडिया गठबंधन के लिए, यूपी के लिए। सुनने में यही आया था कि जैसा कि अखिलेश चाह रहे थे, और अब जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि अमेठी में हार का डर था इसलिए राहुल ने अमेठी छोड़ दिया। देखिए ऐसा है कि ये उनका कॉल है, उनको कहां से लड़ना है। इसमें समाजवादी पार्टी जो है उसका इंटरफेरेंस, जैसे कि अभी साहब ने बोला कि किसी दल का नहीं होना चाहिए, उनका अपना ये कि हमें लड़ना है, किसको लड़ना है, किसको लड़ाना है, ये उसका डिसीजन होना चाहिए। तो उन्होंने किया। हर नागरिक को, भारत का कोई भी नागरिक कहीं से भी लड़ सकता है, उसको पूरा हक है। कि रायबरेली क्यों गए, अमेठी क्यों गए, ये पूछना जो है ये शेयर वेस्ट ऑफ टाइम होता है, क्योंकि सबको हक है, कहीं से भी लड़ सकते हैं। देखिए अब इसमें डर की बात आप कर रहे हैं सचिन भाई, हमें पूरा, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, बहुत बढ़िया। जी जी, शुक्रिया। देखिए डर की बात कि डर गए प्रधानमंत्री जी लगातार एक तरीके से कांग्रेस का कैंपेन, जो कांग्रेस अगर नहीं भी कर रही तो वो कर रहे हैं पिछले 20-25 दिन से लगातार देखने की बात। और हम आपसे पूछना चाहेंगे सचिन भाई, इस वक्त करोड़ों लोग आपको देख कि डरो मत भागो मत, जो अभी आपने क्लिप चलाई, आदरणीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं डरो मत भागो मत। अरे ये डरो मत भागो मत आज कह रहे हैं उनके लिए, ये देश की जनता तो आपसे कल कह रही थी, जब कोवैक्सीन कोविशील्ड की चीज निकल करके सामने आई थी तो सबसे पहले डर के कौन भागा? सर्टिफिकेट से फोटो किसकी गायब हुई ये बताइए हमें। पूरे देश में देखा, ट्विटर पे नंबर 1 पे, एक्स पे नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहे थे कि सबसे पहले सबके सर्टिफिकेट से फोटो जो है वो गायब हो गई। और आज आप कह रहे हैं डरो मत भागो मत, तो डर के भागा कौन? ये देश ने कल देख लिया, क्योंकि सारी चीजें सामने आई। लाखों लोग जिस तरह कोविशील्ड से, जिस तरह से कंपनी ने ये एक्सेप्ट किया है कि इससे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, ये सारी चीजें हो रही है, और लाखों लोग इसमें गए हैं। बड़े हमने अपने सेलिब्रिटी भी देखे हैं, चाहे सिद्धार्थ शुक्ला हो, 40-45 साल के थे, केके को ले लीजिए, स्टेज पे परफॉर्म करते करते वो बंदा जो है पसीना आया, हार्ट अटैक हुआ, गिर के खत्म हो गया। लेकिन वो कोवैक्सीन पे ठीक है, मैं डिबेट नहीं कर रहा, लेकिन वो उससे थोड़ा मारा, ठीक है डॉक्टर्स है वो कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, उसमें क्या था सर? उस वक्त पूरे देश को क्या मरने छोड़ देते? एक दवाई बनाई है सर, वहाँ फाइजर ने भी तो बनाई थी, बाकी उसमें भी थी वो, ठीक है आप सभाओं में कह रहे हैं कि हम अकेले रह गए, हमको कहते थे दवाई लगवा लो, हम नहीं करेंगे। वो देश ने एक बड़ा क्राइसिस देखा था सर, सिलेंडर होते थे, 3 व्हीलर में मर रहे थे सर, बच्चे मर रहे थे। तो ठीक है कहीं ना लड़ाई हो सकता है, आपने लगवाई होगी, मैंने लगवाई, हो सकता है हम बच्चे होंगे सर, ठीक है उस पे नहीं है। नहीं ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है, ऐसी बात नहीं है। ये इलेक्शन के पहले ये चीज जो आ गई है, ये सारी चीजें निकल के और लोग देख रहे हैं। लोगों ने तो पहले ही कहना शुरू किया था जब ये बात नहीं तो थी, क्या करते? तो उस वक्त, लेकिन क्या करते? देखिए हमारे लीडर ने तो पहले ही कह दिया था ये बात, और लगातार वो भी ट्वीट में उनका चल रहा था कि देखिए ऐसा है, हमें भरोसा नहीं है इसके ऊपर। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल से बड़ा मुद्दा, राहुल के अमेठी से ना लड़ने से बड़ा मुद्दा ये है टीकाकरण है? अरे बिल्कुल है भाई साहब, हमारे देश के नौजवान लोग खत्म हो रहे हैं, जिम में एक्सरसाइज करते करते खत्म हो रहे हैं, शादियों में डांस करते हुए खत्म हो रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए खत्म हो रहे हैं, जिनके घर के एक ही एक चिराग हैं वो बुझे जा रहे हैं। हमारा देश 2021 के मई का महीना चल रहा है। सर डराइए मत, लोगों ने लगा रखी है सर, वो डॉक्टर्स भी कह रहे लगातार, ठीक है सर, इसके अलग एनालिसिस आ रहे हैं, ठीक है अभी हम पॉलिटिकल डिबेट पे रहते हैं, ठीक है। शिवम कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले डॉक्टर पंकज हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, पीएम कह रहे हैं डरो मत भागो मत, अमेठी से डर गए इसलिए रायबरेली आ गए जी। नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, कह रहा था कि आज भी ममाज बॉय, क्योंकि अमेठी से हार जाते हैं, घर तो अमेठी था ना, तो अमेठी जाना था वापस, रायबरेली आ गए। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, देखिए अब जो लोग ऐसा कहते हैं ना वो रायबरेली से रिश्ते के बारे में जानते हैं, ना वो अमेठी से रिश्ते के बारे में जानते हैं, और जो वो चाहते थे उस तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है। छोड़ने और भागने की बात जो लोग कह रहे हैं उनको मैं महाभारत की कहानी याद दिलाना चाहूँगा
जब जरासंध से न लड़कर कृष्ण मथुरा की ओर गए तो बहुत लोगों ने उन्हें रणछोड़ दास कहा। वो मुस्कुराते रहे क्योंकि उस दिन जरासंध के अंत की शुरुआत हो गई थी और बाद में जरासंध का क्या हुआ आप सब जानते हैं। वैसे ही आज मोदी का के अहंकार का जो जरासंध है उसके अंत की शुरुआत हो गई है। दरअसल बहुत लोग ये चाहते थे कि वहां पर अमेठी में राहुल गांधी स्मृति ईरानी की लड़ाई हो और जिस तरीके से स्मृति ईरानी संसद में बैठ के कह रही थी देखो मुझे फ्लाइंग किस दे रहे हैं, कभी कुछ बोलती और इसी में लोग मजा लेते। ये मजा लेने का नहीं, ये संविधान बचाने का चुनाव है और इसलिए पूरे देश में खास तौर पर इस समय जो लड़ाई है वो एक संविधान बचाने की लड़ाई है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि चुनाव मुद्दों पर हो। प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने 10 साल में क्या किया, वो कांग्रेस के घोषणा पत्र को एक काल्पनिक घोषणा पत्र बनाकर उसमें पढ़ते हैं कुछ झूठ और फैला देते हैं कि ये भैंस खोल लेंगे आपकी। ये भारत के प्रधानमंत्री बता रहे हैं 55 साल जिस देश में कांग्रेस पार्टी ने सरकार चलाई उसने इस देश के लोगों को कहां से कहां पहुंचाया और आज वो ये बता रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो ये हो जाएगा। अरे आप हैं और आपने क्या किया? आप तो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, 400 रुपए का सिलेंडर था 1100 में बिक रहा है। आप जब 60 रुपए का डॉलर की कीमत हुई तो आप चिल्लाने लगे कि अरे मनमोहन सिंह की उम्र से ये मुकाबला कर रहा। आज 83 रुपए है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। स्मृति ईरानी जब 400 का सिलेंडर था तो सड़क पर उसको लेकर घूम रही थी, आज कहां है? आज जब रेवन्ना जिस तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और उनके संयुक्त उम्मीदवार ने जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार किया है उस मुद्दे पर स्मृति ईरानी से लेकर मोदी जी का मुंह बंद है, उस पर टेप लगा हुआ है। मणिपुर में महिलाएं निर्वस्त्र की गई, डबल इंजन की सरकार है, मुंह पे टेप लगा हुआ है और बता रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से मुद्दे तो भाग सारे गए। ये तो सारे चुनावी आपकी मुद्दा है। रैलियों से भी गायब ही है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी आप गिनवाते हैं, आदरणीय एक अटल एक बिहारी सेकंड, वाजपेयी मुद्दे तो आपकी ग्वालियर से रैलियों से भी चुनाव गायब लड़े है, थे आप गिनवा 84 देते में। हैं। और आप- उसके बाद आखिरी लाइन सुन, हाँ, अरे हाँ। आखिरी लाइन सुन लीजिए, हाँ। आखिरी लाइन सुन लीजिए। हाँ। ग्वालियर से आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़े 84 में और उसके बाद भाग के लखनऊ आ गए, दोबारा वहां नहीं लड़े। तो क्या वो भाग गए थे? ये कौन सी भाषा है? ये प्रधानमंत्री को ना भाषा की तमीज है ना अपने देश की अर्थव्यवस्था संभालने की तमीज है। चलो, अभी ठीक। एकदम भाई ये ठीक कह रहे थे किस तरह से लोग मरे हैं। नहीं हम तो ये हमारी तो जिस चुपचाप तरह से नहीं इस है सर देश कि में हम तो कोविड के कह ही नाम रहे पर सर, दोनों घोटाला जगह हुआ से और जीते, ऐसी एक विपक्ष तो जो चाहिए बनाने वाली जो टीका बनाने वाली कंपनी से 50 करोड़ रुपए आपने चंदा ले लिया, शर्म आनी चाहिए। ठीक है, सही है जवाब। आप विश्लेषण करें कैसा है ये मास्टर स्ट्रोक जो कि आज सुप्रिया श्रीनेत कह रही थी, फिर उसके बाद रास बिहारी जी आपके पास आता हूं। अनम्यूट करें अपने आप को पहले। जी, वॉइस आ रही मेरी आपको? अब आ रही। जी सचिन भाई, आपका शीर्षक था आज के डरो मत भागो मत। तो राहुल गांधी साहब ने जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी पे चिपका दिए हैं उनसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछा जा रहा है भागो मत डरो मत, 10 साल का हिसाब दो कि आपने इन 10 सालों में अपना क्या कार्यकाल करा। और राहुल गांधी साहब इस वक्त एक बेहतरीन चाणक्य के तौर पर पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी मशीनरी को भारतीय जनता पार्टी को, उसमें मीडिया भी मैं इंक्लूड करता हूं, पूरे अपनी उंगलियों के निशाने पर चला रहे। सुबह से कल से न्यूज के ऊपर ट्रेंडिंग देखेंगे तो राहुल गांधी साहब ही हैं, चाहे उनके ऊपर किसी तरीके की न्यूज बनाई जा रही। लेकिन हैरत की बात यह है, ये मास्टर स्ट्रोक ही मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी का, कि स्मृति ईरानी जी की जो अपनी पॉलिटिकल दुकान चलती थी राहुल गांधी जी का नाम ले लेकर के, उसके ऊपर भी विराम लगा दिया। और जो परंपरागत सीट अगर कही जाती है कांग्रेस की, तो वो तो वैसे ही कांग्रेस के पास है। लेकिन अभी देखिएगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक होगा, जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठा रखे हैं वो भारतीय जनता पार्टी पे चिपक गए हैं और हिसाब देते माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं बन रहा है। कभी माननीय प्रधानमंत्री जी मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो अपने देश की बात नहीं कर रहे। 140 करोड़ जनता को आपने इन 10 सालों के अंदर क्या दिया, जनता हिसाब मांग रही है आपसे खड़े होकर के। और सही अभी मुद्दे उठाए, कोविड का मुद्दा उठाया, वैक्सीन का मुद्दा उठाया, लगातार बोला जा रहा है कि टफ रोल कर गया। राहुल गांधी साहब ने कोरोना को लेकर के एक बहुत बड़ी बात कही थी कि एक वेरी बिग सुनामी इज कमिंग इन इंडिया राइट नाउ।
इन्होंने मजाक बनाया, इसी तरीके से मजाक बनाया कि राहुल गांधी तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जब कोविड आया तो राहुल गांधी साहब जो थे लोगों के साथ सड़कों पे थे, और जो लोग गरीब मजदूर जो अपना घर छोड़ करके पैदल चलने पे मजबूर कर दिए गए थे, अच्छा उनके मैं कांधे से अरे कपड़ा वो मिलाकर ठीक है, वो खड़ा ठीक है, कर वो राहुल ठीक है, गांधी साहब वो ठीक है, वो ठीक है, वो इतनी तो पढ़ाई मैं भी करता हूँ है। कि क्या मुद्दे चल रहे क्या नहीं चल रहे। मैं कह रहा हूँ मास्टर स्ट्रोक कैसे कैसे यूपी का और ये भारत का चुनाव बदल देगा अमेठी से जो है रायबरेली आ जाना। देखिए मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हाँ अमेठी से राहुल गांधी साहब का ना लड़ना हाँ और रायबरेली से लड़ना, हाँ। ये एक मास्टर स्ट्रोक ऐसे है हाँ कि रायबरेली जो इतने सालों से हाँ कांग्रेस के पास रही, और उधर राहुल गांधी साहब वायनाड से भी जीतेंगे, हाँ और प्रियंका गांधी जी चुनाव प्रचार के अंदर बिजी है, एक स्टार प्रचारक के तौर पे है, और राहुल गांधी साहब ये सीट जीतेंगे, देख लीजिएगा, और प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। आने वाले वक्त में अगर परिवर्तन होते, उपचुनाव होते हैं, तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी के लिए भी एक पॉलिटिकल स्पेस, बड़ा पॉलिटिकल स्पेस खुल करके सामने आएगा। ठीक और ठीक ठीक, भारतीय यानी कि जनता अगर पार्टी अगर रिटेन करना पड़े इस नहीं रणनीति ठीक है, को जो रिटेन है, करना पड़े तो ठीक है, वो मतलब कि घेरने तो पड़ेगी। प्रियंका यहाँ से उपचुनाव में जो है वो खड़ी हो सकती है। ठीक है, आपका मास्टर स्ट्रोक है, मैं राज बिहारी जी के पास आता हूँ, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आ रही 14 मई डेट आ रही, 14 मई को नामांकन दाखिल करेंगे पीएम मोदी। नामांकन से पहले वाराणसी में पीएम का रोड शो होगा। 13 मई को वाराणसी में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। 13 तारीख को रोड शो होगा और 14 तारीख को नामांकन दाखिल करेंगे पीएम मोदी। अब तक ये डेट कंफर्म नहीं थी, मतलब अटकलें थी कि पीएम कब जो है नामांकन दाखिल करेंगे, तो अब ये डेट कंफर्म हो गई है। 14 मई को नामांकन दाखिल करेंगे पीएम मोदी। नामांकन से पहले वाराणसी में पीएम का एक रोड शो होगा। जाहिर सी बात है, तीसरी बार लगातार चुनाव लड़ने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और रिकॉर्ड मार्जिन से लगातार जीतते हैं। अजय वहां पर मौजूद हैं पहले से ही। अब देखना यह है कि जैसा कि सही जवाब कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक होगा। राज बिहारी जी, ये मास्टर स्ट्रोक होगा कि मतलब 2004 का पहली बार बना सांसद, और उसके बाद अब भी मतलब अपनी सीट मां को देनी पड़ती, अपनी लेगेसी सौंपनी पड़ती है। बहन पूरे तरीके से तैयार थी, लड़ना चाहती है, उनको लड़वाया नहीं जाता है। और क्या ये है मास्टर स्ट्रोक? क्योंकि मैं इसे ऐसे देख रहा हूं सर, अगर सिर्फ कैंडिडेट के तौर पे देखूं राज बिहारी जी, राहुल गांधी वर्सेस दिनेश प्रताप सिंह है। वो 3 बार के एमएलसी, 3,62,000 का मार्जिन। पिछली बार इंदिरा गांधी का मार्जिन जो है वो 1.5 लाख के करीब का था सर, वो इतना कम जो नीचे ले आए थे। और वहाँ जो केएल शर्मा जो है और दूसरी तरफ स्मृति ईरानी है। आप भी देख सकते हैं रायबरेली की भी फाइट इतनी आसान नहीं है। राज बिहारी जी, देखिए सचिन, एक बात ये है इसमें कि 2019 में राहुल गांधी अमेठी के साथ वायनाड से क्यों लड़ने गए? क्योंकि उनको अंदेशा था कि अमेठी में हम हार जाएंगे, इसलिए वायनाड चले गए। और इस बार वायनाड के साथ साथ रायबरेली क्यों लड़ने आ गए, वो भी आखिरी दौर में। अगर रायबरेली से लड़ना ही था तो आप वायनाड में जब चुनाव हो रहा था उससे पहले ही आप कहते कि मैं रायबरेली से भी चुनाव लड़ने जा रहा हूं। क्योंकि वायनाड में जिस तरह से गठबंधन में जो है, वाम दल जो गठबंधन में है, उन्होंने ही राहुल गांधी को हराने की पूरी तैयारी कर ली थी। और वहां राहुल गांधी अपनी पतली हालत देख के, एनी राजा, क्योंकि टिकट केवल प्रियंका नहीं मांग रही थी, उनकी बहन प्रियंका टिकट तो जीजा भी मांग रहे थे, रॉबर्ट वड्रा भी कह रहे थे देश चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं। लेकिन ये कौन सा देश है, कौन लोग कह रहे थे, मैंने तो देखा नहीं कि कोई किया हो। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, ये तो बात सही है कि राहुल गांधी वायनाड में कमजोर स्थिति में, इसलिए, और अमेठी में भी उनको लग रहा था कि पिछली बार हार गए, इस बार भी खतरा नहीं उठाना चाहिए। चलिए रायबरेली जो कांग्रेस की एकमात्र सीट बची है 1980 के बाद यूपी में, वहां से लड़ लेते, इसलिए बहन को भी नहीं आने दिया और जीजा को भी नहीं आने दिया। और दूसरी बड़ी बात है कि जो सर अमेठी में आने देते, अमेठी में तो हार का डर था ही ना। अमेठी में आए कहां हार के बाद? जिस तरह से नहीं, किसी और गांधी को अमेठी में आने देते, प्रियंका को आने देते अमेठी में।
देखिए, प्रियंका को तो मुझे लगता नहीं कि बहुत जल्दी आने देंगे, क्योंकि बार बार लॉन्चिंग की बात होती है लेकिन फिर पार्टी पीछे हट जाती है। या ये भी हो सकता है कि प्रियंका में कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ा ज्यादा अच्छा नेता देखते हैं, तो मां नहीं चाहती कि राहुल गांधी अपनी बहन से इस नेतृत्व की बाजी में पिछड़ जाए, तो इसलिए पीछे रखने की भी एक रणनीति रही होगी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं कि महंगाई बड़ा मुद्दा है। ये बात सही है, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, और भी मुद्दे उन्होंने गिनाए, लेकिन कांग्रेस बेरोजगार भी बड़ा मुद्दा है, हालांकि ये चर्चा नहीं की। मैंने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो युवा संगठन है या महिला संगठन है, उन्होंने महंगाई के खिलाफ 2014 से पहले इतने बड़े आंदोलन छेड़े और इसीलिए बड़ा मुद्दा बना। अब कांग्रेस बात तो करती है, लेकिन कांग्रेस पूरे देश में एक बार भी ना कांग्रेस का महिला संगठन, ना कांग्रेस का युवा संगठन, ना कांग्रेस का छात्र संगठन बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ पाया। ये इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। केवल टीवी चैनल में बैठ के कि महंगाई है, लेकिन जनता को बताना भी चाहिए ना महंगाई कहाँ है। जनता को तो ये बता रहे कि वो आरक्षण खत्म हो जाएगा। एक सेकंड ठीक है। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव जो है कुछ कहना चाहते हैं, कुछ जवाब देना चाहते हैं। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव को जवाब देना चाहते हैं। सही है, एक सेकंड रुकिए। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, फिर उसके बाद शिवम छाबड़ा। डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, इनके दो पॉइंट थे कि मतलब यहाँ से प्रियंका हो सकती थी, इनको कुछ भी पता नहीं है ऐसा लगता। अच्छा। देखिए, जो सज्जन अभी बोल रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, मेरे सामने मुझे लगता है कि इस कांग्रेस के अदब से कहना चाहता हूं कि इनको कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस अच्छा, आप चुप, एक मिनट। आप जब बोल रहे थे तो मैं चुप था ना, इतना तो तमीज रखिए भाई। मैंने केवल उंगली उठाई थी, आप नहीं कहा। मैंने आपको कहा, मैंने आपको कहा राजनीति जानते नहीं जानते। नहीं, आप बात करना मेरे पे करने को भाई। आपको बात करने की तमीज नहीं है। आपको कौन सबको तमीज है, सबको तमीज है। नहीं, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि वो बीच में ना बोले, पर वो ठीक है भाई। आप किसी के राजनीतिक अनुभव या उनके विश्लेषण पर सर, वो अगर अगर वो विश्लेषण आपको नहीं पसंद आया, हाँ ठीक है, अगर वो विश्लेषण आपको नहीं पसंद आया, आप जो है वो जाहिर सी बात है उससे डिसएग्री कर सकते हैं, पर वो सामने वाला इधर उधर से नहीं हो जाता। और रिस्पेक्ट सबकी सब है, और रिस्पेक्ट सबकी सब है। ठीक है, डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव बोलेंगे, उसके बाद शिवम छाबड़ा, बीच में कोई नहीं। पहले बात ये अरे भाई, आप तो सचिन भाई अगर बात तो आ रहा हूं नावेद जी, तुम्हें नहीं पता कि कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लगातार आंदोलन किया है। राहुल गांधी ने 10,000 किलोमीटर पदयात्रा एक तरफ से की और सारा मिला लीजिए तो 10,000 किलोमीटर वो चले, यही मुद्दे लेकर चले। कांग्रेस ने लगातार आंदोलन किया है, लगातार इन प्रश्नों पर बोला है। आपको अगर नहीं पता है तो भाई छोड़िए, आपको अगर नहीं पता है तो कोई अच्छा, और किसी महिला को बताने की जरूरत है कि जो गैस सिलेंडर वो 1200 रुपए का हो गया है। जो बेरोजगारी का सवाल, अग्निवीर के मुद्दे पर लगातार कांग्रेस पार्टी सड़क पर है और आप कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर कुछ बोला ही नहीं गया। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे सचिन, बेरोजगारी के सवाल पर कांग्रेस पार्टी ने, अरे पहले तो आप शांत रहें, जब मैं बोल रहा हूं तो चुप रहें, इतनी तमीज रखें। अरे पहले सुनिए, आप शांत रहेंगे। कांग्रेस ऐसे ना समझ सीधे आप, अरे आप शांत रहे महाराज। राज बिहारी जी एक सेकंड सुन लीजिए। राज बिहारी जी मैं आ जाऊंगा आपके पास वापस। तो चुप रहे आप। राज बिहारी जी मैं वापस आ जाऊंगा। राज बिहारी जी वापस आ जाऊंगा। राज बिहारी जी वापस आ जाऊंगा। राज बिहारी जी वापस आ जाऊंगा। उन्होंने वो कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जो है वो महंगाई के लिए की है, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि रैली में उठाने से जो है महंगाई नहीं, महिलाओं को महंगाई पता है। ठीक है पंकज श्रीवास्तव, जल्दी पूरा कीजिए, नावेद वेट कर रहे हैं। जी, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी एक बड़े नैरेटिव पर जनता की जो समस्या है, सचिन पहले जरा मुझे मौका दीजिए, बात करना चाहती हूँ। मैंने यही तो 1 लाख, अरे भाई मैं दे दूंगा। अच्छा ठीक है, आप अच्छा ठीक है, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा। ठीक है राज बिहारी जी, उसके बाद आपके पास आऊंगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद आपके पास आऊंगा। पंकज श्रीवास्तव जो अपनी बात पूरी कर ले, ठीक है। तब तक राज बिहारी जी आप मत बोलिएगा, तब तक आप इंटरवीन मत कीजिएगा। ये बात पूरी कर ले अपना 1 मिनट में 30 सेकंड में, उसके बाद मैं आपको दे दूंगा एक मौका। ठीक है, करिए। आप नहीं बोलेंगे, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि जब 2 करोड़ हर साल रोजगार की बात जिस प्रधानमंत्री ने की थी और आज उसका मुंह नहीं फूट रहा है, तो जनता जिस तरह से नौजवान बेरोजगार है उन्हें 1 लाख रुपए की अप्रेंटिसशिप हम ऑफर कर रहे हैं। हर गरीब
महिला जो है उसको 1 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे, ये कह रहे हैं। 30 लाख भर्ती जो नहीं की है सरकार ने, और लगातार जो सरकारी भर्तियों पर रोक लगाई है, उससे जो नौजवानों का, दलितों, पिछड़ों का जो आरक्षण मारा गया है, उसको हम मुद्दा बना रहे हैं। हम इन मुद्दों पर बहस कर रहे हैं कि किसानों की जो आय दोगुनी करने की बात कही थी, उसकी जगह उनकी लागत दोगुनी हो गई और एमएसपी की कानूनी गारंटी का वादा नहीं पूरा किया गया। सर, ये आपने पहले भी कहा था, लेकिन आपकी रैलियों में भी तो ये कहा जा रहा है कि संविधान मिटा देंगे, संविधान मिटा देंगे सर, ऐसा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे सर, यही चीज है। ठीक है, राज प्यारे जी आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर उसके बाद नावेद भाई आता हूं मैं। ये तो देखिए, मेरा एक मिनट, इनके कम से कम 10 नेताओं ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि हम संविधान बदलेंगे। एक दो नहीं, 10 लोगों ने कम से कम कहा है। अच्छा ठीक है, चाहे वो लल्लू सिंह हो, चाहे किरोड़ीलाल मीणा हो, सचिन भाई, ठीक है, हाँ ठीक है, वो भी ऑन रिकॉर्ड। अच्छा ठीक लगातार कह रहे हैं कि 400। ठीक, हाँ ठीक, राज प्यारे जी बोलिए। सचिन, मेरा कहना यह था कि देश में महंगाई है, हम भी मानते महंगाई है, लेकिन कांग्रेस के नेता जैसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने यात्रा की, हमने आंदोलन भी किया, तो अब जब आंदोलन किया, ये कह रहे हैं कि हमने बड़ी मांगे की हैं। मैंने यही तो कहा था कि जनता क्यों नहीं समझ पा रही है कि महंगाई है, जनता क्यों नहीं समझ पा रही है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में क्यों खूब समझ रही है, तभी जो हवा खराब है कि जनता क्यों नहीं समझ रही है। नावेद भाई, जनता तक ये बातें फिर क्यों नहीं पहुंचती है? जनता अभी चुनाव आने दीजिए, सब समझ जाएगा, आपको भी समझ में आएगा, मोदी जी को भी समझ में आएगा। मोदी जी ने 10 साल में क्या किया, बोलने को कुछ है नहीं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर रोज सुबह शाम झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं जनता को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम उठाएं चाहे ना उठाएं, जनता को समझ में आएगा। ठीक है, नावेद सिद्दीकी। सचिन भाई, जो अभी हम सुन रहे हैं लगातार कि मुद्दों की बात हो रही है कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने ये किया, वो किया, दुनिया भर के काम किए, तो हमें ये बताएं, जब इतने काम किए तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ये बयान डॉक्टर मनमोहन सिंह का लेकर के, बहुत 2009 का पुराना बयान लेकर के इस तरह से किसी के ऊपर अटैक करना, अब देखिए बड़े अफसोस की बात यह है, अब इसको समझिएगा बात को, कि देश का प्रधानमंत्री, उसका तो काम ये होना चाहिए कि देश में अमन, चैन, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा हम इसको फैलाएं। कि देश का प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठा है और ये चाहेगा कि यहाँ पर बीच में नफरत की दीवार हम खड़ी करें। भाई, ऐसा प्रधानमंत्री तो पहली बार हमने देखा कि जो कुर्सी पे खुद बैठे हुए नफरत की बात कर रहे हैं कि लोगों में किस तरह से हम अलग करें। भाई, हमें अगर क्लास का मॉनिटर बनाया जाएगा तो हम तो ये सोचेंगे कि क्लास में सब लोग जो है वो मिल के रहें, कोई आपस में झगड़ा ना करे। ये एक मॉनिटर का काम होता था हम लोगों के टाइम, कि भाई झगड़ा ना करें, मिल के बैठिए, बात कीजिए, प्यार मोहब्बत से रहिए। अब प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात कह दी कि सारी चीजें उठा करके एक को दे दी जाएंगी, और उसके बाद बताइए देश के 21-22 करोड़ लोगों को आपने सीधे घुसपैठिया कह दिया। बड़े अफसोस की बात है कि हाँ से हिंदू होता है सचिन भाई, माँ से मुसलमान होता है, और ये हाँ और माँ जब मिलते हैं तो हम बनता है। देश के अंग हैं, भारत के अंग हैं, हिंदू मुसलमान, सुन लीजिए, मुझे मौका दे दीजिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब देश के अंग हैं, और एक अंग के ऊपर आप ऐसे अगर टिप्पणी करेंगे प्रधानमंत्री होकर कि ये अंग ऐसा है, खराब है, तो कहीं ना कहीं जिस्म का एक अंग खराब होता है तो जिस्म को अपाहिज कहते हैं। इनडायरेक्टली आपने बहुत बड़ी बात कह दी, आपने किसी को अपाहिज बता दिया, आपने कह दिया कि यहाँ का ये अंग खराब है। फिर सबका साथ सबका विकास, ये तो झूठा हो गया बात आपकी, ये तो नाराज का झूठा हो गया। मैं जवाब लेता हूं। आपने सबका नहीं, आप सबका साथ सबका विकास, नहीं मैं जवाब लेता हूं, जाहिर सी बात है। मनमोहन, एक मिनट, ये बहुत अफसोस की बात है। देखिए, एक बहुत शेर सुन लीजिए, बहुत खूबसूरत। ये है कि हयात लेके, एक प्रधानमंत्री का काम ये होना चाहिए कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 6 साल रहे प्रधानमंत्री, वो पाकिस्तान पे अटैक नहीं किए, वो सीधे क्या करते, उन्होंने तो बस सेवा चला दी कि रिश्ते मजबूत हो जाएं। वो जो बस चली थी, आपको याद होगा, अटैक करके 40 मार दे तो फिर क्या? नहीं, पुलवामा में जो 40 मरे उनको हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया, आप कह रहे हैं कि 40 मार दिए गए। 40 जो हमारे पुलवामा में जो खत्म हो गए, जो आ रहे थे बस में, सतपाल मलिक जी ने कहा, सतपाल मलिक जी के मैं कोट कर रहा हूँ, खुद के बयान सर कितने क्रेडिबल है, आप छोड़िए ना सर, आप कहाँ जाते हैं सर? सेना फिर वही वाली बात है नावेद भाई, फिर वही वाली बात है, आप डिबेट को भाले जाते हैं कि मैं सेना पर यकीन नहीं करूंगा। आप बात होनी चाहिए कि आओ, नहीं, अब आप बात कर रहे हैं कि मैं सेना पर यकीन नहीं करूंगा। खूबसूरत शेर सुना दिया ना, ठीक है, मैं आपका सवाल ले जाता हूँ। शिवम चापड़ा, जब सबका साथ सबका विकास था तो उसमें मुसलमानों का भी था ना?
उसमें मुसलमानों का भी विकास था, उनको भी योजना का फायदा मिलता था, वो भी इलाज करवाते थे, उज्ज्वला होता था, सिलेंडर होता था। अब अकेला मुसलमान को ये क्यों बताना पड़ गया कि अगर ये आ गए तो ये मंगलसूत्र छीन लेंगे, जो कि है ही नहीं। ये बात आपने की जिसमें लगा कि जमीन जो है आपका बहुत शानदार। बोलिए शिवम छाबड़ा, बोलिए। उसका जो ध्येय है वो ध्येय तुष्टीकरण की राजनीति रहा है। जो प्रधानमंत्री जी ने अपनी रैली के दौरान कहा, वो कोट किया तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने कहा कि साहब अगर ये शासन में आएंगे तो आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं, इससे किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज, अगर सैम पित्रोड़ा के बयान को सुन तो लीजिए महाराज, मैंने तो आपकी बात बड़ी धैर्य से सुन ली, मेरी भी बात सुन लीजिए। आपने सैम पित्रोड़ा साहब के बयान को सुन लीजिए, सो कॉल्ड एडवाइजर है माननीय राहुल गांधी जी के, उनके बयान से कितने लोग कितने सहमत है, इसका कोई जवाब दे रहा है? आज अंदर खाते सब उसका समर्थन कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री जी ने बात कही क्या वो सच थी कि नहीं थी? इसका मतलब कि कांग्रेस की मानसिकता में, कांग्रेस के खून में, कांग्रेस के कल्चर के अंदर में इस प्रकार की धारणा वो उसको इम्बेब करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे थे साहब कोरोना वैक्सीन और ये और वो, ये इन्होंने आज से नहीं सचिन भाई, मुझे आप बता दीजिए, मैं कह रहा हूँ, मैं फुली वैक्सीनेटेड हूँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक ठाक है। आप वैक्सीनेटेड है कि नहीं है? राजबहरी जी आप वैक्सीनेटेड है कि नहीं है? हाँ, मैं दोनों लगवा है। अगर आपने फियर साइकोसिस से, समाजवादी पार्टी का राइट फ्रॉम डे वन एक एजेंडा रहा है, जो उन्होंने उसका आज भी उसका अनुसरण करते हुए आपके चैनल पे अपनी बोलते हैं ना, कपड़े खोल करके दिखा दिए कि साहब हम कितने कितने शानदार हैं। तो इनकी सोच, इनकी मानसिकता आपके चैनल पे आपने दर्शा दी। सचिन भाई मैं आपका बहुत धन्यवाद करना। दूसरी बात सुनिए सर, सुन तो लीजिए सर, मेरी बात सुनिए सर, आपकी बात मैंने बड़े धैर्य सुनी, मेरे को बोलने का अवसर दीजिए। आपने कहा कांग्रेस पार्टी को किसी की बेरोजगारी की चिंता नहीं, लेकिन अपने नेता की बेरोजगारी सबसे ज्यादा चिंता है। राहुल गांधी के 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 रिलॉन्च करा दिए, इस बात की चिंता है कि साहब उसकी नौकरी लग जाए। आप अमेठी के सांसद थे, मुंह की खानी पड़ी, वायनाड चले गए, क्योंकि जैसे राजबहरी जी ने कहा आपको डर था कि आप अमेठी चुनाव हार जाएंगे। आप वायनाड चले गए, आप वायनाड चुनाव लड़ गए, चुनाव आपका संपन्न हो गया। अब आपको चिंता हो गई कि साहब वायनाड की जनता आपको उठा करके बाहर फेंक देगी, आपने कहा रायबारी करते हैं। कहीं ना कहीं इस बात का एजेंडा सेट है कि आपको इस बात का डर है कि जनता आपकी बरगुलाई बातों में नहीं आने वाली। और आपने अगर वास्तव में आप अमेठी की जनता के प्रति उतने उत्तरदायित्व थे तो आपको वहां से चुनाव लड़ना चाहिए था, क्यों भागे वहां से? तो प्रधानमंत्री ने बात तो सच कही, डरिए मत, भागिए मत, चुनाव लड़िए। आइए सामने बात कीजिए, आपने बड़ी बड़ी बातें करी, बेरोजगारी की आपने बात करी, पता नहीं कौन महंगाई की आपने बात करी। अरे आज हिंदुस्तान को विश्व का 5वें सबसे अर्थव्यवस्था बनाने का अगर क्रेडिट हो जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार को जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? नहीं, फिर वो कह रहे हैं कि फिर चुनाव हिंदू मुसलमान चुनाव बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, ठीक है, सही जवाब नहीं, ठीक है, सही जवाब नहीं, सही जवाब। फिर उसके बाद डॉक्टर पंकज त्रिपाठी, फिर मेरी एक सेकंड डॉक्टर, अच्छा ठीक है, सही है जवाब, सही जवाब, ठीक है, एक काउंटर है, ठीक है, शिवम एक सेकंड, एक काउंटर है, सही जवाब, सही जवाब। हम काम करेंगे, अगर हम काम करेंगे तो हम काम की बात ठीक है, ठीक है, सही जवाब। फिर उसके बाद डॉक्टर पंकज। मैं ये कहूंगा कि मैंने ये काम किया तो मैं अपने काम की बात करूंगा। मैं उत्तर प्रदेश में बता दूंगा कि एक्सप्रेसवे किसने बनाया है, ये गोमती रिवर फ्रंट किसने बनाया है, आजमेर और सुखोई किसने उतारे हैं, ये तो हम बताएंगे ना। मेट्रो लखनऊ में किसने चला दी, ये तो उत्तर प्रदेश में हमने किया है, तो मैं बताता हूँ। सेना पे सवाल उठाना भी तो कोई पसंद नहीं होता ना सर, ये थोड़ी ना कहते हैं, ये भी तो बताइए ना सर, किसी जनता ने आपको भी बाहर किया है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, सही है जवाब, सही जवाब। एक सेकंड, वो बहुत देर से हाथ उठा रहे, वो बहुत देर से हाथ उठा रहे, बीच में नहीं। बात मजहब की नहीं होनी चाहिए, बात ठीक है, हाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मैं वो कह रहा हूँ। मैं तो आपसे मुतमईन हूँ, ठीक है, सही जवाब, बोलिए। नवाजिश आप मुतमईन, बहुत बहुत शुक्रिया। डिरेल हो गया, डिबेट जो है वो डिरेल हो गई है। जो मुद्दे के ऊपर डिबेट थी उस पर लौटना चाहिए। लेकिन मैं फिर राहुल गांधी साहब पर आता हूँ। देखिए, इतनी देर के डिस्कशन में माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार राहुल गांधी जी पे हमलावर हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी के ऊपर हमलावर है। उनका जो पूरी मशीनरी है, मीडिया मशीनरी जो है, जो अब तो राहुल गांधी जी का फ्री में प्रचार प्रसार कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी बार राहुल गांधी जी के नाम लिया है कि राहुल गांधी साहब को मीडिया की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। वो दिल के अंदर खौफ बैठा हुआ है। बगैर राहुल गांधी जी का, बगैर कांग्रेस का नाम लिए हुए, झूठ प्रचार प्रसार करे हुए जो है, वो फुर्सत नहीं मिल रही साहब को।
तो आप सैयद देखिए भाई, कि हेडलाइंस के अंदर आखिर पक्के लगातार कांग्रेसी हैं। राहुल गांधी जी नकारात्मक बात को भी सकारात्मक लेते हैं, अच्छा है। जब चुनाव हारेंगे तब भी तो पब्लिसिटी होगी, चिंता क्यों कर रहे हैं भाई? जब रायबरेली और वायनाड से दोनों से हारेंगे चुनाव वो जनता तब भी पब्लिसिटी होगी, तब भी इस बात पे आप भाई जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा है कि राहुल बड़े गांधी लोग की चर्चा हो रही है। अरे भाई मेरे, छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए महाराज। कितना रिजॉल्व करना चाहते हैं अभी तो सर? कितना रिजॉल्व करना चाहते हैं ये तो बता दीजिए। अब तो माँ की सीट मिलेगी। अरे मेरे भाई, अब तो माता जी की सीट मिलेगी, उनको अपने राजस्थान भेज दिया आपने। अब तो राहुल बाबा ने अपनी माता जी की सीट ले ली, प्रियंका दीदी की हक को मार दिया आपने। अरे प्रियंका गांधी जी की हक को मार दिया, कमाल हो गई सर, कमाल कर दिया आपने। अरे रॉबर्ट वाड्रा जगह जगह घूम रहे थे, देश की चिंता खाती हो चुनाव लड़े मेरे भाई। आपने तो जीजा जी की चिंता नहीं करी, आपने जीजा जी की चिंता भी नहीं करी, बहन जी तो छोड़ दीजिए। नौकरी के नाम पर ठेका दिया, अरे नौकरी, अरे गुजरातियों को सुनिए ना, आज हिंदुस्तान 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। गणित जानते हैं कि नहीं जानते? इकोनॉमी समझते हैं कि नहीं समझते? अर्थव्यवस्था समझते हैं कि नहीं समझते? और गुजरातियों को, गुजरात वालों को सीखने से आप सच्चे नहीं होंगे, सीखने से आप सच्चे नहीं हो जाएंगे। बात अध्यापक कीजिए महाराज। आप नीतीश कुमार अपना गर्म क्यों होने? अरे काय दिल पे ले गए भाई? राहुल गांधी जी बहुत बढ़िया आदमी है, मेरे का नहीं है। अब तो माता जी का, बहन जी का, जीजा जी का सबका हाथ छीन लिया उन्होंने। बढ़िया आदमी है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बात करिए उनका। मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ, कहता हूँ कि जब राहुल गांधी जी जैसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर हैं, ऐसे लोगों को राजनीति में रहना चाहिए जो कि सही मायने में कांग्रेस के 4 दृष्टि को सिद्ध करते हैं। चलना चाहते हैं वो चलेंगे। अरे आप तो दिल पे ले गए, क्या हो रहा है भाई? ठीक है सर, ये तो जनता जानती है ना सर, आज जनता से तो मुखातिब हुए। ठीक है सर, ठीक है, जनता जानती है, जनता बता देगी, जनता जानती है, जनता बता देगी। खबर आ रही है, मेरे को वो लेनी है इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक युवक ने झूठ, जनता जानती है वो मुद्दे हैं सर, वो मुद्दे होने चाहिए। हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, तमाम चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पर मेरा सवाल सर एक बड़ा ये है कि जैसे जयराम रमेश जो सो कॉल्ड कहा जाता है कि राहुल के जो है पॉलिटिकल एडवाइज़र है भी हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा कि जो लोग इससे कह रहे हैं कि भैया राहुल डर गए या कुछ और हो गया, ये एक वो शतरंज के खेल को नहीं जानते। ये एक बहुत सोची समझी चाल है और बहुत बढ़िया तरीके से खेला गया एक स्टेप है। सर मैं वो ही जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये एक रणनीतिक फैसला है तो उसके पीछे क्या है, मतलब रिवाइवल प्लान क्या है? जी बिल्कुल बिल्कुल सचिन जी, बहुत सही सवाल है और मैं सबसे आग्रह करूंगा, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं तो कृपया मेरे बीच में ना बोलें। 10 साल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अब फिर चुनाव हो रहे हैं, तो कोई भी सरकार होती है उसे अपना चुनाव में अपने परफॉर्मेंस की रिपोर्ट कार्ड देनी होती है। उस रिपोर्ट कार्ड को जनता जांचती है और तय करती है कि इनको हम आगे के लिए कंटिन्यू करें या ना करें। यही लोकतंत्र है और इसीलिए चुनाव होता है। 10 साल में आज प्रधानमंत्री मोदी के पास अपनी उन उपलब्धियों को गिनाने का कोई कारण, कोई सूची उनके पास नहीं है जिस पर वो गर्व कर सके। 2014 में जिन वादों के साथ आए थे उन वादों पर बिल्कुल भी वो खरे नहीं उतरे हैं और जाहिर है जनता में बड़ा आक्रोश है। मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं इस समय देश का हाल क्या है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें भारत की स्थिति 111वीं है। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं और फिर आगे 5 किलो देंगे, यानी इस देश में 80 करोड़ लोगों के जीवन में कोई खुशहाली ना आई थी, ना आगे 5 साल आने वाली है, क्योंकि वो 5 किलो राशन भी खुद खरीदने की स्थिति में नहीं है। हमारा जो भारत में जो इस समय प्रति व्यक्ति आय है वो $2,601 है। अभी कहा जा रहा था कि 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हम, सच बात यह है कि हम सबसे बड़े जनसंख्या के हिसाब से शायद नंबर 2 पर है, नंबर 1 पर है, इस पर अभी बहस हो सकती है, लेकिन हमारी इतनी बड़ी आबादी है कि हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है, ये तो है। अगर जनता त्राहिमाम है सर, जनता त्राहिमाम है वो हटा देगी सर। बहस होनी चाहिए तो आप इसको, नहीं, आपका इंटरेस्ट नहीं है। अरे मेरा क्यों नहीं, मेरा इंटरेस्ट सब में सर। सर मेरा इंटरेस्ट तो कांग्रेस में भी है ना सर। जितनी सशक्त कांग्रेस होगी उतना सशक्त विपक्ष भी होगा। या जितना, मैं आपको यही बताने,
मैं आपको बताना यही चाह रहा हूं, आप सुन ही नहीं रहे कि विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना, जनता को बताना कि ये सरकार ये कर रही है। आज इस देश में जो प्रति व्यक्ति आय का मामला है, राहुल का रायबरेली आना मास्टर स्ट्रोक कैसे? 42वें स्थान पर हम पहुंच गए हैं। ये समझा दीजिए मुझे ना, राहुल का रायबरेली आना मास्टर स्ट्रोक कैसे है? वो कांग्रेस जो अब तक के अपने लोएस्ट फिगर पर बैठी, इसलिए कि जिन अरे भाई मैं एक बार में सचिन मैंने एक बार में सुन लिया, आप बार बार खुद ही बोलना चाहते हैं, आपका शो है, बहुत अच्छी बात है, बोलिए बोलिए। आप जो पूरा मीडिया और पूरा जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस चुनाव को करना चाहती है, व्यक्तियों के बीच में इन्होंने इनको ये खोला, उनकी भैंस उठा ली, इनका मंगलसूत्र छीन लिया, उसकी जगह हम इस देश में जो जनता के मुद्दे हैं उस पर बात करना चाहते हैं। इसलिए जब वो रायबरेली पे लड़ते हैं तो इनका जो पूरा तैयारी थी, इनकी जो पूरा बनाने की कोशिश थी कि किस तरह से स्मृति ईरानी और राहुल गांधी कौन किसको क्या बोला, ये जो रात दिन करना चाहता था मीडिया, उसमें बहुत आगे था, उसमें हम नहीं पड़े हैं। तो हम अपने मुद्दे पर आगे ले जाना चाहते हो, प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा, किसानों को देना पड़ेगा, नौजवानों को देना पड़ेगा, इस देश के मजदूरों को देना पड़ेगा, महिलाओं को देना पड़ेगा। हम चाहते हैं इस पर चुनाव हो। लोकतंत्र आप भी सोचते हैं कि यही होना चाहिए, तो हम सवालों पर इस देश की सरकार को घेरना चाहते हैं। इसलिए मास्टर स्ट्रोक है कि हम इस तरह के कि उन्होंने हमको हराया, हमने उनको हराया। आज तो किशोरी लाल शर्मा के पक्ष में जिस तरह से लोग उमड़े हैं अमेठी में, मैं दावा कर रहा हूं कि रायबरेली में तो आंधी चलेगी राहुल गांधी की, और किशोरी लाल शर्मा भी बहुत जबरदस्त तरीके से स्मृति ईरानी को हराएंगे। ये आप याद कर लीजिए, आज नोट कर लीजिए, फिर मिलेंगे 4 जून को। सर एक सदस्य कांग्रेस के परिवार का एक सदस्य ही चले जाता, इतने पुराने वो हैं जब नामांकन दाखिल कर रहे थे। खैर वो अलग बात है, ये अपना पर्सनल प्रोवोकेटिव था। शिवन छाबड़ा जवाब दीजिए, ये मास्टर स्ट्रोक है, इलेक्शन बदल देगा क्योंकि यहाँ व्यक्ति विशेष नहीं करवाना चाहते। एक मिनट शिवम छाबड़ा, हाँ, प्रियंका गांधी वहां गई, आपने नहीं देखा, फिर क्या है इसका मतलब? प्रियंका गांधी वहां पर थी। मुझे तो मैंने कहा ना कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जब तर्क देते हैं ना तो हंसी आ जाती है। अब आप नहीं, हंसी तो आपके ऊपर भी आ रही है ना, जनता आपके ऊपर हंस रही है, लेकिन सोचना चाहिए कि हंस लीजिए, महीने भर और हंस लीजिए, महीने भर हंस लीजिए साहब, महीने भर हंस लीजिए, देश की जनता आप पर हंसेगी। 19 में चली और ना ही इसीलिए आपके ऊपर हंसा जा रहा है और हंसी की। अरे 19 में भी प्रियंका गांधी 2.25 लाख वोट से जीती थी, पता है ना सोनिया गांधी। आप लोग मेरी बात से मणिपुर के ऊपर हंस रहे हैं, मणिपुर पर हंस रहे हैं, मणिपुर में जो आपने डबल इंजन की सरकार चलाई है। आप हंस रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा और हंस लीजिए, महीने भर, 1 महीने और हंस लीजिए, आप पर हंसेगी दुनिया। मणिपुर पे सर अरे हंसिए और हंसिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने देश का चुटकुला बना दिया है, खूब हंसिए। मैं तो सुन ही रहा हूँ, मैं तो सुन ही रहा हूँ। नहीं, आप हंस रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा हमको और भी हंस लीजिए, और हंसिए थोड़ा, हंसिए हंसिए और हंसिए। 1 महीना और है, हंस लीजिए, 1 महीना और है, खूब हंसिए और हंस लीजिए, 4 जून तक आप हंस लीजिए, बहुत अच्छी बात है, और हंसिए 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 हंसिए। हिमाचल के अंदर और उसके बाद जो है 4 जून तक हंसते रहेंगे, 4 जून के बाद हंसी गायब हो जाएगी। देखनी है, ये भी आपको देखना होगा। 4 जून के बाद आपकी हंसी गायब हो जाएगी। आपकी हंसी बनी रहे 4 जून तक, हमारी दुआ है, ऐसे ही हंसते रहिए, बहुत अच्छी बात है। आप बहस ना करिए, आप इस देश की दुर्दशा पर बात मत करिए, आप हंसिए। वाह 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 वाह, 2 करोड़ नौजवान बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर मत बात करिए, आप हंसिए, क्या बात है, वाह वाह। किसान 700 किसान शहीद हो गए और आप हंसिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, आप हंसिए, क्या बात है, वेरी गुड। नौजवान बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा, हंसिए। सर आप कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक की जनता बताएगी, हंसिए, आप कह रहे हैं मास्टर स्ट्रोक की जनता बताएगी। अब ठीक है सर, देखते हैं, ठीक है, अगर डर नहीं है मास्टर स्ट्रोक का, डर के आगे जीत है तो जनता बताएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही था सर, मेरे पास वक्त इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।